एल्सियम 36 मिनट के बाद दोनों लोग दोबारा जहां शुरुआत करी थी स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस मिलेंगे। खेल खत्म। आ जाइए, सवाल नंबर है आपके सामने 14। अगर कॉटे प्लस कॉस से एम है, कॉटे माइनस कॉस से एन है, तो कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? रेलवे ग्रुप डी का है। आप बेसिक से वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, पर मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहता हूं मेरे भाई। कॉटे प्लस कॉस से, कॉटे माइनस कॉस से में क्या रिलेशन है, कॉट कॉस में क्या रिलेशन है, फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। दिस इज द रिलेशन। आप बोलोगे जी सर, लिख लीजिए। कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। सेम रिलेशन टेन साइन में भी होता है। टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब आप ये बताओ ये चीज कैसे आएगी? कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, इन दोनों की गुणा करके अगर आप मल्टीप्लाई करोगे कॉटे प्लस कॉस इंटू कॉटे माइनस कॉस से, क्या आएगा? कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर आएगा, गुणा करके क्या आएगा? एम गुणा एन एम एन। ये आ गया बच्चे एम एन इंटू, आप मुझे बताओ कॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर कैसे आएगा? ये कॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर कैसे आएगा? कॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर का मतलब कॉटे इंटू कॉस का, कॉटे इंटू कॉस का होल स्क्वायर। आप बताओ मेरे भाई, सब लोग जानते हैं ए प्लस बी स्क्वायर में से ए माइनस बी का स्क्वायर घटाएंगे तो 4ab। अब जैसे मेरे भाई ये कॉटे प्लस कॉस है, यहां पे लिख दे रहा हूं कॉटे प्लस कॉस के होल स्क्वायर में से अगर मैं कॉटे माइनस कॉस का होल स्क्वायर घटाऊं, कॉटे प्लस कॉसे में से अगर कॉटे माइनस कॉसे का होल स्क्वायर घटाऊं तो 4 कॉटे कॉसे, 4 कॉट ए इंटू कॉसे। दिस इज द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। एलजेब्रा का कॉटे प्लस कॉसे का होल स्क्वायर माइनस कॉटे माइनस कॉसे का होल स्क्वायर, 4 कॉटे कॉसे ये आएगा मेरे भाई। कॉटे प्लस कॉसे एम में, एम का स्क्वायर कॉटे माइनस कॉसे ये एन, एन का स्क्वायर बटे 4, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे 4 बराबर कॉटे इंटू कॉसे। तो ये आपको सोचना पड़ेगा ये एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगाने से। तो यानी कि कॉटे माइनस कॉसे कितना आ गया प्यारे बच्चे? कॉटे माइनस कॉसे बराबर आ गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे 4 इसका होल स्क्वायर। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से, मैंने बेसिक ही खोल के रख दिया आपके सामने सारा। अच्छा यहां पे ऐसे स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर 16 यहां गुणा हो जाएगी, 16 एम एन बराबर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 16 एम एन। पहला ऑप्शन ठीक है। आप यहां पे वैल्यू पुटिंग भी कर सकते थे। आप एंगल ए की जगह 45 डिग्री रख लो, वैल्यू पुटिंग वाला तरीका भी बढ़िया है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 15। ये बताइए, आशीष के पास 1218 रुपए हैं। वह इससे अपने बेटों अरुण और महेश में बांटता है और उसने देखा और उन्हें 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने के लिए कहता है। यह पाया कि अरुण और महेश को 11 और 12 साल के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। अरुण महेश को 11 साल और 12 साल के बाद इक्वल अमाउंट मिलता है। अरुण महेश गॉट सेम अमाउंट मिलता है 11 और 12 साल के बाद। तो आपसे पूछा है आशीष ने महेश को कितना पैसा दिया? महेश को देखो भाई, सवाल में कुछ भी नहीं है। ब्याज की दर है 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, मान लीजिए आशीष के पास 1218 रुपए, अरुण को ए रुपए दिया और महेश को एम रुपए दिया। ये भी हम आपको बेसिक से बता रहे हैं। अगर ब्याज की दर 10% 1/10, इसका मतलब यह है कि हर एक साल में आपका पैसा 11/10 गुना हो जाएगा, क्योंकि 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिल जाएगा। अब अरुण को अगर ए रुपए दिया है, एक साल बाद आपका पैसा 11/10 गुना होगा, तो 11 साल बाद कितना होगा? पावर 11, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 11। महेश को एम रुपए दिया है, तो एक साल बाद पैसा अमाउंट क्या आ जाएगा? 11/10 गुना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा। 12 साल बाद महेश का पैसा कितना हो जाएगा? इसकी पावर 12। तो और इनका जो अमाउंट है, दोनों को सेम अमाउंट मिलता है, दिस शुड बी इक्वल। तो यहां से अरुण और महेश की वैल्यू का रेशियो आ जाएगा मेरे भाई। तो देखिए ये उधर जाएगा,
अब बेस सेम है, ये 11/10 को 11/10 से डिवाइड करेंगे तो सेम बेस में पावर घट जाती है, तो 11/10 क्या आ जाएगा, 12 - 1 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये हो गया। डायरेक्ट देख सकते हैं मेरे भाई कि यहां टाइम में 1 साल का गैप है, टाइम में 1 का गैप है, तो रेशियो क्या आएगा, 11/10 ही आएगा। जितना समय में गैप होगा उतना ही आपको पावर करना, उस रेशियो में पैसा बांटा जाएगा। तो अरुण महेश को 11/10 के रेशियो में पैसा मिलेगा। टोटल कितना, 21। दोनों को टोटल मिला के कितना मिला, 11/10 21। 21 की वैल्यू सवाल में कितना, 1218। 1218 दिए आशीष ने। कितना मेरे भाई, 21 पंजे 105 और 16 21 अट्ठे 158 गुना। तो पूछा महेश को कितनी राशि दी, 10। 10 की वैल्यू भी 58 गुना आ जाएगी, 580। 580 रुपए। ठीक है, सरल सवाल था। आगे चलते हैं। त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है। देखो भाई ध्यान से सुनेगा, जहां ट्राइंगल की तीनों मीडियंस एक दूसरे को काटती हैं वो पॉइंट ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहलाता है। देखो यहां रेलवे अगली दुनिया में जी रहा है, न्यूक्लियस कह रहा है, न्यूक्लियस नहीं, सेंट्रॉइड ठीक वर्ड है, सेंट्रॉइड कहलाता है। आप वो माध्यिका समझते हैं। मान लीजिए कि जैसे ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी। अब इस ट्राइंगल की ये माध्यिका होते हैं, माध्यिका मतलब साइड बीसी के मिड पॉइंट को, साइड बीसी के मध्य बिंदु को सामने वाले सिर से मिलाओ। ये साइड एसी की माध्यिका है मेरे भाई, साइड एसी का मिड पॉइंट होगा। ये साइड एबी की माध्यिका है, एबी की माध्यिका है ये सी एफ। तो जहां तीनों मीडियन काटेंगे वो पॉइंट जी सेंट्रॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है वो, सेंट्रॉइड कहलाता है मेरे भाई, केंद्रक, हिंदी में केंद्रक। ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। इंसेंटर क्या होता है, जहां त्रिभुज के तीनों कोणों के बाइसेक्टर, तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं। अगला सवाल, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। इसको सिंप्लीफाई कर दो मेरे भाई, सरल करो। देखो ये स्क्वायर खोलो, ये स्क्वायर खोलो, या खोलने की जरूरत क्या है मेरे भाई, जेड सब में अलग है, हैं? आप कुछ मत करो, यहां वाई को 0 कर लो, आप यहां पे y को 0 पुट कर लो, क्योंकि इस सवाल में इक्वेशन 1 है, ये मुझे सिंप्लीफाई करना है। लेकिन यहां पे वेरिएबल 2 हैं, z और y। वेरिएबल इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 2 हैं, तो आप अपनी मर्जी से एक वेरिएबल को कुछ भी रख लो। मैंने यहां पे y को 0 कर लिया, y 0 कर लिया। देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब 9z का स्क्वायर आएगा, 81z स्क्वायर, 81z स्क्वायर से 81z स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि ये बचेगा 25z स्क्वायर। 5z का होल स्क्वायर 25z स्क्वायर, यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें y बराबर 0 रखने पर 25z स्क्वायर आए। y 0 रखेंगे 30z स्क्वायर है, ये 0 रखेंगे y 0 16z स्क्वायर है, ये 25z स्क्वायर है, y 0 रखेंगे 15z स्क्वायर है, यानी कि एक ही ऑप्शन आंसर है तीसरा। या y को 0 रखने पर यही ऑप्शन 25z स्क्वायर बनेगा। खेल खत्म। 18वां सवाल, एक बेईमान विक्रेता का दावा है कि वह लागत मूल्य पर सामान बेच रहा है, लेकिन उसका वजन 1000 ग्राम के बदले 812 ग्राम ही हो रहा है। लाभ प्रतिशत क्या है। देखो एक बेईमान दुकानदार कहता है मैं सीपी पर सामान बेच रहा हूं, लेकिन अगर कोई ग्राहक मान लो 1000 ग्राम चीनी मांगता है तो 812 ग्राम चीनी ही देता है, यानी कि 812 ग्राम चीनी देकर कस्टमर को 1000 ग्राम चीनी का पैसा ले रहा है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, ये हो गया। रेशियो ले लो, किससे कट जाएगा, 4 से। 203 रेशियो 250। ठीक है भाई, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, 4 दुनिया 4 12 हो गया ना, यानी कि अल्टीमेटली 203 का सामान 250 में बिका, 47 का प्रॉफिट हुआ 203 पर। परसेंटेज में कितना, इंटू 100%, तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, तो 203 कितना जाएगा, 203 दूनी 406, 406 जाएगा, बचेगा कितना मेरे प्यार भी, 64, 640। तो 203 दिया जाएगा मेरे भाई, ये 600 यानी कि 23 पॉइंट समथिंग होगा, ये 23 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है डी। आगे आ जाइए अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 19, रेलवे ग्रुप डी के पेपर का। एक दुकानदार ने वस्तु ए और बी को कुल 2540 में खरीदा, ए को 15% लाभ पर, बी को 25% लॉस पर बेच दिया।
ए का सेलिंग प्राइस 20 के सेलिंग प्राइस से 109 रुपए अधिक था। पूरे ट्रांजैक्शन में उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, पूरे ट्रांजैक्शन में। गजब का।